नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 की खबर। 2024 में इलेक्शन है, कहने की बात नहीं है, लेकिन बताना पड़ता है और ये समझाना भी पड़ता है कि 2024 का इलेक्शन बहुत खास है, क्योंकि इस इलेक्शन में सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे आमने सामने हो गए ये आप जानते हैं। क्योंकि सत्ता की तो लड़ाई है, विपक्ष सत्ता में आने की कोशिश करेगा और सत्ता पक्ष वाले फिर से सत्ता के सपने देखते हुए अपना जो जीत का दायरा उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसलिए 2024 की हर खबर दिखाना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं INDIA से ही। INDIA गठबंधन पर लगातार विपक्ष के नेता एक के बाद एक बयान देकर अपना ही हौसला बढ़ा रहे हैं। 2024 से पहले क्या ईवीएम पर सवाल उठेगा? जवाब तो खुद दिग्विजय सिंह ने दे दिया है। ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरने का मुद्दा उठा दिया गया है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने इसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी और यह कहा कि ईवीएम को लेकर हमारे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि इन प्रश्नों का जवाब दिया जाए, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह वो नेता जो अपनी ओर से कई बयानों के लिए मशहूर है। अब ईवीएम पर बात हो रही है तो ईवीएम पर सीधे सीधे उन्होंने ये सवाल भी उठा दिया कि ये तो सत्ता पक्ष के प्रभाव में रहते हैं। सुनवाते हैं। एकजुट थे, हैं और रहेंगे। क्या कारण है सर ईवीएम को लेकर? सर क्या चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है? नहीं, बात ही हमारे कुछ प्रश्न हैं। जी। साल 2024 पहले ही केंद्र सरकार और बीजेपी के केंद्र में, लेकिन 2024 से पहले किस तरह से केंद्र सरकार अब एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है, ये सब कुछ देखा जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में कई बड़े निर्णय भी लिए गए। उन्हीं में से एक निर्णय था ई बस को लेकर, जिसके बारे में जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। 2024 फोकस है। पीएम ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जो कि कई बार भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई देती हैं, ये हम नहीं उनके विरोधी कहते हैं। ऐसे में आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। साल 2024 से पहले ये तो फेवरेट टॉपिक बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी के विरोधी भी इसे अपना फेवरेट टॉपिक बनाने की ओर कोशिश कर रही है। अब बीजेपी पर निशाना साधा महबूबा मुफ्ती ने, कभी बीजेपी के साथी हुआ करती थी। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। चार साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहां पर, जिस तरह मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशंस हो रही हैं, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करे, राजनीति एक मुद्दे पर नहीं होती, राजनीति कई मुद्दों पर होती है। जो राजनीति अब शुरू हो गई है वो है नाम को लेकर। नाम को लेकर तो पहले भी राजनीति हुई है, लेकिन नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री संग्रहालय जिस तरह से कर दिया गया है, तो विपक्ष हमलावर सत्ता पक्ष पर है। इसको लेकर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है। अब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भी अशोक चव्हाण हैं, जो कि प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए और कह दिया कि नाम बदलना अब रोजमर्रा की बात हो गई है। ऐसा है कि रोज ही चल रहा है, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत तौर पर यह भूमिका है कि जो नामकरण कोई भी जगह का हुआ है उसको बार बार राजनीतिक हालात बदलते हुए रोज नामकरण बदलते जाएंगे तो वो उचित नहीं है। जो चल रहा है वो चलने दीजिए। देश में नया कुछ बनाना, नाम जरूर दीजिए ना। एक आध कोई नई चीज बनती है उसका नामकरण करें। अब रोज व्यक्तियों के नाम बदलेंगे, संस्थाओं के नाम बदलेंगे, तो ये नाम बदलने के सिलसिले से लोगों में मुझे लगता नहीं कोई एप्रिसिएशन नहीं। अब नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलने को लेकर राजनीति बहुत ज्यादा तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं और वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी इसी को लेकर यह कह दिया है कि ये देश
सबका है और ये देश किसी व्यक्ति से नहीं चलता बल्कि एक व्यवस्था और संस्था से चलता है। यही लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है, इसलिए संग्रहालय उन सभी प्रधानमंत्री को समर्पित किया गया है। सुनवाते ये भी बयान। ये देश सबका है और ये देश किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं, ये देश एक व्यवस्था और एक संस्था के माध्यम से। रियासतों का दौर अब इस देश में नहीं रहा, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा जनता सम्मिलित होती है। तो जनता। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत भी अपने बयानों से मशहूर हैं। अब नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलने के बाद उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी। बीजेपी पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने कह दिया कि उनके पास और बचा ही क्या है। आप इमारत का नाम बदल सकते हैं लेकिन आप इतिहास में वर्णित पंडित नेहरू का नाम नहीं बदल सकते। आप महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी द्वारा बनाए गए इतिहास को नहीं बदल सकते। सुनिए क्या कुछ कहा। बचा क्या है, सिर्फ नई बात कोई बना के नहीं। जो हमारी इतिहास की पुरानी यादें हैं, चाहे संसद हो चाहे मेमोरियल हो, एक तो बिल्डिंगें बदल दो या नाम बदल दो, लेकिन पंडित नेहरू का नाम जो इतिहास में है आप उसको नहीं बदल सकते। जो इतिहास महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी। और वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर निशाना साध दिया और बड़ा और कड़ा जवाब विपक्ष को दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में बहुत बुनियादी अंतर है। कांग्रेस ये सोच रही है कि केवल नेहरू जी और परिवार ही उनके लिए मायने रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश के सभी प्रधानमंत्रियों को म्यूजियम में सम्मानजनक स्थान दिया है। रविशंकर प्रसाद का भी बयान सुनिए। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी हैं, परिवार हैं। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वो नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूं। लाल बहादुर शास्त्री को क्यों नहीं स्थान मिला? न इंदिरा गांधी थे न। साल 2024 और 2024 के इलेक्शन, इस पर नजर सबकी है। 2024 में महाराष्ट्र में कांग्रेस क्या करने वाली है, इसे को लेकर रणनीति लगातार बनाई जा रही है। अब ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह कह दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी हम कर रहे हैं, रणनीति बन रही है। राज्य से बीजेपी को हटाना एक बड़ा लक्ष्य इन्होंने माना है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह भी माना है और यह कहा है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहेगा हम उसे साथ लेंगे। यह कहना है महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी का। सुन लेते हैं पटोले का बयान। 3 तारीख से हमारी जो महाराष्ट्र में पदयात्रा पूरे महाराष्ट्र में शुरू होने जा रही है, उसकी एक पूर्व तैयारी की मीटिंग हुई। जो हाल ही में हमने 48 लोकसभा क्षेत्र में जो अफसर भेजे थे उनका ही एक रिव्यू हमने लिया और लोकसभा की तैयारी की, पूर्व तैयारी के लिए। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 2024 के चुनाव से पहले ही विपक्ष पर एक बड़ा सियासी निशाना साध दिया और यह कह दिया कि जिस तरह से विपक्ष काम कर रहा है वो हताशा और निराशा को दिखाता है। वे जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता मोदी पर भरोसा करने वाली है और विपक्ष पर नहीं करने वाली है। सत्ता में सत्ता पक्ष वाले ही आएंगे जो कि बीजेपी है। कोई गुंजाइश विपक्ष के लिए नहीं है, ये उनका कहना है। इसलिए हताश विपक्ष कुछ भी बोल रहा है। सुनिए। देखिए, ऑपोजिशन पूरी तरीके से निराश है, हताश है और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी और सत्ता में उनकी वापसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक हताश ऑपोजिशन बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है, लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और 2024 में एनडीए अपनी हैट्रिक बना। संसद का मॉनसून सत्र आपको याद है,
उस दौरान विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे पर खूब बवाल मचाया था। ये कहना है नायब सिंह सैनी का, जो कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने सीधे सीधे अपने धुर विरोधियों पर निशाना साधा, कटाक्ष किया और विपक्षी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन उन्होंने भी बता दिया, क्योंकि ये बात तो प्रधानमंत्री से चली थी जो कि बीजेपी के नेता तक जा पहुंची है। उन्होंने कह दिया कि मानसून सत्र में विपक्ष ने बेवजह का मणिपुर के मुद्दे पर बवाल मचाया। सुनिए उनका विस्तार पूर्वक एक बयान। ये घमंडिया गठबंधन बना है। इस घमंडिया गठबंधन ने मणिपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसकी आड़ में मानसून सत्र को बाधित करने का काम वो इस घमंडिया गठबंधन ने किया है। परंतु जैसे जैसे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इन दिनों अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हरियाणा के अलग अलग जिले में जाकर जनता से मिल भी रहे हैं। इसी बीच वो खुद भी अपनी ओर से तैयारी करने में जुटे हुए हैं। उनके नेता भी कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान ये भी कहा गया कि पिछले चुनाव में 2019 के दौरान पार्टी को 17% वोट मिले थे, जो कि अब 40% जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि हमने प्रदेश में जो बदलाव किए हैं, जनता उसकी सराहना भी कर रही है। दुष्यंत चौटाला का बयान सुनिए। देखिए, पार्टी का नया संगठन विस्तारित हुआ है, नए लोगों को जोड़ना आज सबका उद्देश्य है कि ताकत पार्टी की बढ़े। जो 17% वोट हमने 2019 में लिए थे, उसको बढ़ाकर 40% किया जाए। प्रदेश का सबसे मजबूत संगठन हमारा है और उसको और मजबूत किया जाए। और उस उपलक्ष्य में प्रदेश के 22 जिलों के दौरे चल रहे हैं और नए साथियों को निरंतर जोड़ा जा रहा है। लेकिन बात हरियाणा की नहीं, राजस्थान की भी हो रही है। जेजेपी अब इंसो के जरिए राजस्थान में भी अपने पांव को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। दिग्विजय चौटाला की बात मैं कर रहा हूं। राजस्थान में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला को हिरासत में ले लिया गया था। राजस्थान पुलिस ने जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला को राजस्थान यूनिवर्सिटी से हिरासत में लिया और बस में बिठाकर रवाना हो गए। इस प्रदर्शन के दौरान, जो कि इंसो का प्रदर्शन था, जितने भी इंसो के भी वहां पर नेता मौजूद थे, उनको भी हिरासत में लिया गया और दिग्विजय चौटाला ने अपनी ओर से यहां पर बयान दिया और जाहिर तौर पर कांग्रेस को घेरा है। सुनवाते हैं। की दमनकारी नीतियों का विरोध करने आज हजारों छात्र जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस पहुंचे थे और हम सबको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट कर करके लाठी डंडा चला के ये सरकार छात्रों की, युवाओं की आवाज को, देश के भविष्य, डेमोक्रेसी को और शिक्षा के मंदिर पर ताला नहीं कर सकती। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे अंतिम अंजाम तक। 2024 से पहले दल बदल का सिलसिला मान लीजिए अब शुरू हो गया है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में एक नेता की एंट्री हुई है। कांग्रेस के नेता इसी को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कह भी दिया है कि हरियाणा में आने वाला वक्त कांग्रेस का है, आने वाली सरकार कांग्रेस की है। दरअसल हुआ क्या, जेजेपी ने जिस नेता को निष्कासित किया था 4 महीने पहले, उस नेता को अपनी पार्टी में जगह भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान ने दी है, क्योंकि उनके नेतृत्व में वीरेंद्र सिवाच शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता उत्साहित भी नजर आए, खासकर भूपेंद्र हुड्डा गुट। सुनवाते हैं। ये एक संकेत है साफ कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की हो। भी आ रहे हैं और टिकटें तो जो है हमने फैसला किया, अध्यक्ष जी ने जो बताया, सर्वे कराएंगे, जो जीतने वाला होगा उसको टिकट देंगे। हमारे को जो है जिताऊ कैंडिडेट और मजबूत और साथी चाहिए। अब जिस नेता की बात कर रहे हैं उसका चेहरा आपके सामने है। वीरेंद्र सिवाच की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस का दामन इन्होंने थाम लिया है। वीरेंद्र सिवाच से पूछा गया सवाल भी, क्या कारण रहा, जेजेपी को क्यों छोड़ा था 4 महीने पहले, क्यों निष्कासित आपको किया गया था, उन सभी पर उन्होंने जवाब दिया। वीरेंद्र सिवाच ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, कह दिया कि करीब 4 साल से अनदेखी उनकी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में अब घर जैसा माहौल लग रहा है। 74,000 से अधिक वोट लेने के बाद भी उपेक्षित रहा पिछले 3.5 पौने 4 साल। तो फिर जनता जनार्दन, जो वर्कर्स हैं, जिन्होंने वोट दिलाए, जो साथी हैं, वो निराश थे। तो मुझे तो जनता को देखना, अपने वर्कर्स को देखना, काम नहीं हो रहे थे और अपने
साथियों की भावनाओं को देखते हुए मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। पार्टी छोड़नी पड़ी या पार्टी से निकाला गया, ये सवाल भी पूछे रहे हैं उनके विरोधी। ऐसे में वीरेंद्र सिवाच को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से भी सवाल किया गया। बहुत खुश नजर आ रहे थे उदय भान। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ग्राफ कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में बढ़ रहा है, ये साफ दर्शाता है लोग आकर्षित हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर। और ये उदाहरण वीरेंद्र सिवाच का भी दिया गया है। क्या कुछ कहा उदय भान ने, आइए वो भी सुनवा देते हैं। तो 74,000 वोट विधानसभा के इलेक्शन में लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो निश्चित तौर से जेजेपी पार्टी को छोड़ करके हमारी पार्टी में आ रहे हैं, तो इस बात का संकेत भी है कि हमारी पार्टी का ग्राफ जहाँ बढ़ रहा है, हमारे आकर्षण जो है वो पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जेजेपी गठबंधन प्रदेश। अभय चौटाला अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और जब खबरों तक से खास बातचीत की जाती है तो बेबाकी बाहर भी आती है। अभय चौटाला ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला किया है। अभय चौटाला ने कांग्रेस के नेताओं को एक तरह से चुनौती दी है, एक मंच पर आने की चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये सारे नेता एक मंच पर इकट्ठा हो गए तो किसी ना किसी पर 302 बनेगी। से पूछो तो सही, तुम एक मंच पे इकट्ठे हो सकते हो कहीं? वो कहते हैं कि ये तो हमारी पार्टी की खूबसूरती है। सुन तो ले रहा। हाँ, इस लोकतंत्र में तुम एक मंच पे आओ एक दिन, जिस दिन ये सारे एक मंच पे इकट्ठे हो गए 302 बनेगी किसी न किसी। इसके पीछे का एक कारण है कि कैसे गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में दिखाई जाती है, क्योंकि एसआरके यानी कि आप जानते हैं सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, इनका एक गुट दिखाया जाता है इनके विरोधियों की तरफ से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट अलग से दिखाया जाता है, इसलिए कटाक्ष किए जाते, निशाने साधे जाते हैं। अभय चौटाला के बयान पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान का पलटवार भी सामने आ गया। खबरों तक से इन्होंने भी खास बातचीत की। उदय भान ने कहा कि इनेलो में भगदड़ मची हुई है और उनको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। उनकी पार्टी के लोग ही यानी इनेलो के लोग ही छोड़कर उन्हें जा रहे हैं। सुनिए उदय भान का पलटवार। ये उनका अपना भय है, क्योंकि उनकी पार्टी को छोड़ के उनकी पार्टी में भी भगदड़ मची हुई है और उनका जनाधार पूरी तरह से सिमट गया है पूरे प्रदेश के अंदर। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, तो ठीक बात है। इतना मुश्किल क्यों माना जा रहा है आप सभी नेताओं का एक साथ आना सर, कांग्रेस के नेताओं को? ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस की दुश्मन खुद कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ में जो लोग आ रहे हैं, ऐसे कोई किसी के पास जाता है? जब ये देख रहे हैं कि भाई आने वाला समय कांग्रेस। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कांग्रेस के विरोधी लगातार जुबानी हमला कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह हुड्डा के फैन दिखाई देते हैं। रणजीत सिंह ने खुलकर बोला हुड्डा के बारे में, संकेत दीजिए कि हुड्डा कांग्रेस पार्टी को आने वाले वक्त में हो सकता है छोड़ दें। रणजीत सिंह को लगता है कि वो प्रोग्रेसिव नेताओं के साथ आ जाएंगे और खुद को प्रोग्रेसिव नेता रणजीत सिंह मानते हैं। सुनिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदा से कदावर नेता थे कांग्रेस में, इसको कोई बात नहीं। आप भी जानते हैं, आप बोल रहे नहीं बोले, ये आपकी मर्जी है, पर मैं आपसे ठीक बात बोल रहा हूँ। मैं कभी गलत नहीं कहता, जो है स्पष्ट आदमी हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बराबर कांग्रेस में कोई, मैं राहुल गांधी को भी नहीं मानता। भूपेंद्र हुड्डा को काटने का काम कर रहे हैं। जितने अंदर दूसरे कांग्रेसी बैठे हैं उससे काटने में लग जाते हैं। ये कांग्रेस की सदा से परंपरा रही है। आचार्य कृपलानी छोड़ के गए, के कामराज छोड़ के गए, मुखनार छोड़ के गए, इसके बाद ब्रह्मानंद रेड्डी छोड़ के गए, संजीव रेड्डी छोड़ गए, डीपी मिश्रा छोड़ के गए, चंद्रभान गुप्ता छोड़ गए, चाहे चरण सिंह, चाहे देवीलाल, चाहे बंस। बताइए, इतने नाम गिनवा दिए, उदाहरण दे दिए रणजीत सिंह ने, लेकिन सवाल तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पूछना ही था। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह के इस बयान पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान का पलटवार आ गया। उन्होंने कह दिया कि रणजीत सिंह खुद वक्त के मारे हैं, उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था और अब उन्हें बीजेपी अच्छी लगने लगी। चौधरी रणजीत सिंह खुद वक्त के मारे हुए हैं। उनको जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, हालांकि नहीं मिला, इसके पीछे भी कहानी होगी। इसके पीछे भी कोई कहानी थी, कोई होगी कहानी। वैसे वो डिजर्व करते थे,
लेकिन उसके बाद जब टिकट नहीं मिली तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए और इंडिपेंडेंट खड़े होकर के वो चुनाव जीते। वो चुनाव जीतते ही बीजेपी की झोली में चले गए। अब उनको बीजेपी अच्छी लगती है। चौधरी राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई राज्यों में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान वो हरियाणा भी आए थे और अब इसी को लेकर इनेलो के नेता अभय चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद उभर कर सामने आए और अब राहुल गांधी की अपनी एक अलग पहचान है, ये लगता है अभय चौटाला को। और उनके बयान के मायने क्या है वो आप खुद समझिए। राहुल गांधी जो है उस यात्रा के बाद बहुत उभर करके आया है। आज उसकी एक अपनी पहचान है। तो क्या ये नजदीकी है राहुल गांधी से अभय चौटाला और इनेलो की? कांग्रेस पार्टी से क्या कोई दिक्कत अब अभय चौटाला इनेलो को नहीं है? क्या सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा से ही दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी एक ऑप्शन है, एक विकल्प आने वाले वक्त में केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। सवाल बड़ा है क्योंकि जब ये बात सकारात्मक होती है तो सवाल उत्पन्न होते हैं। हरियाणा में बेरोजगारी एक मुद्दा है, आप जानते हैं। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछता है। इसी कड़ी में इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने भी चिंता जाहिर कर दी है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कह दिया कि हरियाणा में हर तीसरा युवक बेरोजगार है और सरकार जाति धर्म के आधार पर सरकार चुनाव करवाना चाहती है, चुनाव लड़ना चाहती है। हरियाणा का नौजवान सीटी का नाम रखने लग गया है, कमीशन ऑफ करप्शन एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट टॉर्चर ऑफ टैलेंट। ये एक ऐसा जी का जंजाल हरियाणा के युवकों के लिए बना दिया है जिसके कारण से हरियाणा में हर तीसरा युवक बेरोजगार है। हरियाणा में 24,80,000 बेरोजगार युवक हैं। हरियाणा का नौजवान। अब सरकार क्या जवाब देगी, ये देखने वाली बात। कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने एक बार फिर से बीजेपी और जेजेपी दोनों को घेर दिया, जुबानी हमला किया। उन्होंने कह दिया कि बीजेपी ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार हरियाणा को जलवाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के संगठन के बारे में पूछते हैं, जबकि उन्हें प्रदेश की जनता को यह बताना चाहिए कि आखिर क्यों उन्होंने बीजेपी के ठगबंधन में शामिल होकर लूट खसोट की राजनीति की। हमारा संगठन बिल्कुल मजबूत है और हमारा संगठन की चिंता ना करके इस हरियाणा की जनता की चिंता करें, जिनसे आप वादा करके आए थे कि 5100 रुपये पेंशन दूंगा, 70% युवाओं को हरियाणा के रोजगार दूंगा, अनेकों वादे करके आए थे, उसको पूरा करने की बात करें। आज दुष्यंत चौटाला बीजेपी के ठगबंधन और लूट और खसूट की राजनीति में व्यस्त है, उन्हें हरियाणा की जनता से नहीं है। और वो हरियाणा में आशा वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। आने वाले वक्त में मानसून सत्र में कांग्रेस इस मुद्दे को क्या उठाएगी, सवाल बड़ा है। गीता भुक्कल के बाद अब कांग्रेस के विधायक रावदान सिंह ने भी ये संकेत दे दिए, क्योंकि वो खुद इनको समर्थन देने के लिए पहुंचे। क्या कुछ इस प्रदर्शन पर जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कहा कांग्रेस के विधायक ने, आइए सुन लेते हैं। ये इन सारी आशा वर्कर्स ने पहुंच करके यहाँ ये बताया कि आज इस सरकार से जो आशाएं थी, उन आशाओं को सब हम निराशा में देख रहे हैं। जो वादे इन्होंने किए थे उनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है और उन्होंने सुविधा दे करके उसको वापस लिया है, ये इन्होंने बताया। यार इनकी 10 मांगें इनके मांग पत्र के अंदर रखी हुई हैं, जो ज्ञापन दिया है। तो हमसे ये अपेक्षा रखती है कि हम सदन के अंदर जिस दिन विधानसभा होगी, इनकी इस समस्या का, इस मांग का जो ज्ञापन दिया है, इसका सदन के अंदर जिक्र करें, ताकि सरकार के सामने इस बात का, समस्या का समाधान। और अंत में बात बागेश्वर उपचुनाव की। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने बसंत कुमार बागेश्वर उपचुनाव के लिए मैदान में उतार दिया। इसी को लेकर अब करण महारा ने भी ट्वीट किया है और ये कह दिया है कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है और जीतेगी भी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उत्तराखंड में ये उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर किसकी झोली में जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही
हौसले बुलंद हो सकते हैं उस पार्टी के, क्योंकि 2024 बहुत नजदीक है और ये एक बड़ी परीक्षा दोनों पार्टियों की है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन वक्त दर वक्त ये पता चलता है कि उम्मीदवार तो आपके आ जाते हैं, लेकिन पार्टी की मजबूती कैसे होती है ये उम्मीदवारों के कर्म पर भी निर्भर करता है और साथ ही उस जनता पर भी जो रिपोर्ट कार्ड देखती भी है। और आजकल इंटरनेट का जमाना है तो गूगल भी हो जाता है, इसलिए आने वाले वक्त में ये बड़ा सवाल का जवाब जनता देगी। 24 की खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले खबरें अभी तक पर। नमस्कार।